अस्सलाम वालेकुम। आईटी विद एसएम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये लेक्चर बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट के जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 3 है। इस सीरीज़ में हम बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम इसलिए कवर करेंगे कि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के टेस्ट्स में आते हैं और तमाम जो गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट वगैरह हैं, उनमें ये क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं में से ही होंगे। सो तमाम क्वेश्चंस को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीटली देखें ताकि हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो बग़ैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा सकें। तो examinations are held to find out depth of learning of the students. A है to find how fast the students can write. B option. C है to terrorize the students. D to improve discipline. तो एग्जामिनेशंस की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अ ट्रेन स्टार्ट्स विद अ whistle to inform the station master, warn the passengers, warn other engine drivers। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ट्रेन की विसल के लिए वो है बी ऑप्शन, वार्न द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स को वार्न किया जाता है ताकि वो जल्दी से ट्रेन में सवार हो सकें। लेदर इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट मटेरियल फॉर शूज़ बिकॉज लेदर इज़, इसे बेस्ट मटेरियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि लेदर वाटर प्रूफ होता है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है इजीली अवेलेबल। सी ऑप्शन है फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। डी ऑप्शन है ड्यूरेबल। तो बेसिकली वाटर प्रूफ तो और मटेरियल्स भी होते हैं, अवेलेबिलिटी बाकी मटेरियल्स की भी होती है, लेकिन लेदर जो है वो चूँकि फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होता है, यानी सी ऑप्शन है, इसलिए लेदर को शूज़ के लिए बेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द टू वर्ड्स आउटसाइड द ब्रैकेट्स। दो वर्ड्स ब्रैकेट से बाहर दिए हुए हैं, हमने ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड लिखना है जिसका मीनिंग इन दो वर्ड्स के इक्वलेंट हो। तो सबसे पहला है रैंक मेल। रैंक मेल के लिए वर्ड्स कौन से यूज़ हो सकते हैं? बेसिकली सॉर्ट करते हैं हम मेल रैंक मेल में। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा, आई थिंक, पोस्ट, यानी पोस्ट इसका आंसर होगा। POST, पोस्ट आंसर में हम लिखेंगे। दैट्स कलर आई थिंक वाइट है, हम इसको रेड करते हैं तो यहाँ पे हम पोस्ट लिख सकेंगे। इसके बाद है वाइन शॉप रॉड। वाइन शॉप रॉड के लिए बार का लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे वाइन मिलती है, तो इसके लिए बार का लफ्ज़ यूज़ होगा। एन एनिमल डैश टॉलरेंस। एन एनिमल डैश टॉलरेंस मीन्स के एनिमल्स की तरह की टॉलरेंस, यानी जो बेज़ुबान होते हैं, ये मशहूर है इनके बारे में, तो हम म्यूट का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, MUTE, म्यूट। तो बेसिकली ये आंसर्स इन क्वेश्चंस के बनते हैं। लेट्स इरेज दीज आंसर्स ताकि नेक्स्ट देखे जा सके। अरेंज द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग 82 to 86 क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट दे कुड फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स।
इनको हमने मीनिंगफुल वर्ड्स में चेंज करना है, लेटर्स को इस तरह से लिखना है। तो 82 में जो है वो सबसे पहले VERFOYT लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इनको अरेंज करें तो ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता। यहाँ पे F की बजाय अगर P हो तो ये पॉवर्टी बनता है, POVERTY। तो बेसिकली यहाँ पे ये मिस्टेक है, पॉवर्टी होना चाहिए। तो POVERTY पॉवर्टी बन जाएगा। इसके बाद है जो, इसको अगर हम सीधा करें तो S सबसे पहले लिखेंगे, STATE स्टेट, MENT मेंट, स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट इस तरह से ये बन जाएगा। और इसके बाद है जो वर्ड, इसको अगर हम सीधा करें तो रैशनेस, RASHNE आएगा। नेक्स्ट है TUOELT 83 में, तो इसको आउट, OUT आउट, लेट LET लेट। इसी तरह से नेक्स्ट है विंडो, WINDOW। इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये RETELT, तो इसे अगर हम सीधा लिखें तो LETTER यानी कि लेटर बन जाएगा। तो नेक्स्ट है 84, EGNAEGNETM। तो ये बनता है बेसिकली इंगेजमेंट, ENGAGEMENT, इंगेजमेंट। तो इससे ये लफ्ज़ बनेगा NCMMOAD। तो सी से अगर हम स्टार्ट करें, COMMAND कमांड बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें वर्ड्स को डिफरेंट तरीक़ों से आपने लिख के देखना है। जिस हिसाब से कोई भी, यानी लेटर्स को आप अरेंज करेंगे तो वर्ड कोई बन जाए तो वही आपका आंसर होगा। 86 में इन्फ्लुएंशियल होगा, जबकि आई इसमें मिसिंग है, तो हम आई को इसके ऑप्शंस में से टिक करेंगे। तो इसके बाद है, इन अ पार्टी ऑफ 50 देर आर 16 मोर मैन देन वुमेन, हाउ मैनी वुमेन आर देयर। एक पार्टी है जिसमें टोटल 50 लोग हैं, जबकि 16 आदमी वुमेन से ज़्यादा हैं। तो हाउ मैनी वुमेन आर देयर, औरतें कितनी हैं इस पार्टी में। तो लेट्स से अगर मैन 16 ज़्यादा हैं, दैट मीन्स जो भी फिगर वुमेन की होगी उससे 16 ज़्यादा। तो लेट्स से हम ये 16 निकाल देते हैं 50 से, तो 34 बनेगा। 34 को मज़ीद अगर हम डाउन करें, लेट्स से 16 ही मज़ीद इसको डाउन करें तो ये बनता है 18। और 18 यानी कि सम हाउ नियरर देन दिस अमाउंट बनेगी। तो 17 को हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से अगर 17 वुमेन हो तो 16 ऐड करने पे 13 बनेगा, और फिर 33 बनेगा। सॉरी, 17 और 16 33 होता है। तो दैट मीन्स के 17 वुमेन हैं और 33 मैन हैं। तो a cyclist started from a point and drove 6 miles south. He then turned left and drove 3 miles, then turned right and drove 4 miles. What would be the last direction of his cycle? तो साउथ से इसने स्टार्ट किया। हम इस क्वेश्चन को ले जाते हैं बोर्ड पे ताकि इसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो लेट्स से वही न्यूज़ वाला फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था,
NEWS, न्यूज़। अपर एंड पे नॉर्थ, डाउनवर्ड पेज के साउथ, लेफ्ट साइड को ईस्ट और राइट साइड को वेस्ट। तो सबसे पहले साइकिलिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से साइकिलिस्ट ने शुरू किया, लेट से ये पॉइंट है, एंड ड्रोव 6 माइल्स टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ 6 माइल वो चला, यानी कि समझ लें इस डायरेक्शन में। इसके बाद टर्न्ड लेफ्ट, अब इसका फेस तो पेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका लेफ्ट इस साइड को बनेगा, इस साइड को ये 3 माइल्स चलता है, फिर ये अपने राइट को टर्न करता है तो 4 माइल्स मज़ीद चलता है। तो लास्ट पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन बेसिकली ये बनती है, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये डायरेक्शन थी और यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, दैट इज़ टूवर्ड्स साउथ। तो आंसर इसका बनेगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man is 10 years older than his wife and she is 16 years old than her son. 16 years older than her son. If the son would be 25 years in 8 years time, what is the present age of his father? फादर की एज हमने फाइंड करनी है, तो इसको भी हम ब्लैक बोर्ड पे ले जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फादर की एज है एक्स, जो हमने फाइंड करनी होती है चीज़ उसको हम लेट कर लेंगे, फादर्स एज इज एक्स। फर्स्ट कंडीशन है, अ मैन इज 10 years ओल्डर देन हिज वाइफ, वाइफ की एज से वो 10 years ओल्डर है, यानी, और शी इज 16 years ओल्डर देन हर सन, इफ सन वुड बी 25 years इन 8 years टाइम। 8 साल बाद अगर बेटा 8 साल 25 साल का होगा तो प्रेजेंटली बेटे की एज 17 है, 17 प्लस 16 years ओल्डर है मदर, तो 17 प्लस 16 मदर की एज बन गई, और मैन इज 10 years ओल्डर देन वाइफ, तो +10 ये एक्स के को लाएगी, तो 26 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 43, तो एक्स जो है वो 43 बनेगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 10 years जो फादर की एज ज़्यादा है वाइफ की एज से, वाइफ की एज जो 16 years ज़्यादा है बेटे की एज से, और बेटे की करंट एज है 17, क्योंकि 8 साल बाद उसकी 25 एज होगी। सो इसलिए ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। A contractor has 20 men who work 8 hours a day to finish a piece of working 28 days. At the end of 18 days, only one third of work is done. One third of work कर लिया है. He engages more men and all of them now work for 9 hours a day. What is the last number of additional men that he must if the work is to be finished as शेड्यूल्ड? स्केड्यूल्ड भी बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड बोलें, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब यहाँ पे बेसिकली प्रोपोर्शंस के लॉज इस्तेमाल होंगे, मैन रेशो वर्क रेशो डेज। आखिर में जो फाइंड करना है कि एडिशनल कितने लोग लगाए जाएं। तो मैन जो हैं वो फर्स्ट कंडीशन में 20 हैं, वर्क जो है वो 28 डेज, 28 डेज टोटल डेज हैं, तो हम
18 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में 18 डेज बाद फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। तो 18 डेज़ के लिए 20 मैन काम कर रहे हैं और 1/3 यानी 1 पार्ट ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हमने फाइंड करना है कि फाइनली कितने लोग होने चाहिए। एक्स जो है वो जब हमें मिल जाएगा तो हम एडिशनल का बता सकेंगे। तो एक्स मैन बाकी कितने दिन रह गए, 18 डेज़ हो चुके हैं, 10 डेज़ रह गए और वर्क जो है वो 2/3 रह गया। 1/3 चूँकि हो चुका है तो 2/3। अब एरो जो फाइंड करने वाला है इसमें अपवर्ड बनाते हैं और इसके बाद जो वर्क है, मैन ज़्यादा होंगे तो वर्क भी ज़्यादा होगा, मैन ज़्यादा होंगे तो वर्क डेज़ कम लगेंगे। यानी मैन और वर्क की जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनते हैं और मैन और डेज़ जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनते हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में एरो लिख रहे हैं उसी डायरेक्शन में इनको ओवर में लिख लेंगे। तो 2/1 इज़ इक्वल टू 18/10 बन जाएगा। तो ये 10 इधर आ गया, x इज़ इक्वल टू 18 आ रहा है, दैट इज़ मैन जो टोटल होंगे। यानी 18 मैन यहाँ पे ऐड हों तो ये, सॉरी, आवर्स भी हैं यहाँ पे, डेज़ के साथ साथ आवर्स भी हैं। पहले 8 आवर्स हो रहा था काम, यानी एक और प्रोपोर्शन बनेगी। तो अगर हम आवर्स को भी साथ लगाएं तो ये बेसिकली 44 बन जाता है आवर्स, क्योंकि 9 होंगे 8 की बजाय, एडिशनल आवर्स बन गए, पहले 8 हो रहे थे। तो यहाँ पे 8/9 करेंगे और फिर ये 44 बन जाएगा। तो इसका आंसर 44 बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट अ पार्टी एवरीवन मस्ट शेक द हैंड ऑफ द अदर। If the total number of shakes is 66, there are people at the party. पार्टी में कितने लोग होंगे अगर 66 दफ़ा हाथ मिलाया जाए तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी नंबर्स की वो बनाएंगे सीक्वेंस। बेसिकली फर्स्ट जो है वो अगर 2 से हाथ मिलाता है, फिर ये 3 से हाथ मिलाते हैं, तो इसको अगर हम टोटल करते जाएं, फर्स्ट ने हाथ मिलाया 2 से तो 3 हैंड शेक्स बन गए। यहाँ तक हैंड शेक्स जो हैं वो 3 3 6 बन गए। इसी तरह फोर्थ जो पर्सन है उस तक हैंड शेक्स जो हैं वो 10 बन गए। फिफ्थ पर्सन तक हैंड शेक्स 15 बन गए। इसी तरह से सिक्स्थ पर्सन तक हैंड शेक्स 16 बन गए। तो सेवन्थ तक ये बन जाएंगे 23। एट्थ पर्सन तक ये बन जाएंगे 31। फिर नाइन्थ पर्सन तक ये बन जाएंगे 40 हैंड शेक्स। 10th पर्सन तक ये बन जाएंगे 50 हैंड शेक्स। 11th पर्सन तक ये बन जाएंगे 61 हैंड शेक्स। और 66 के लिए तकरीबन 12 हैंड शेक्स होने 12 पीपल होने चाहिए, चूँकि ये नियरेस्ट नंबर बन रहा है। अब हम अगर इसे रिवर्स में करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। जो 12th पर्सन है वो 11 लोगों से हैंडशेक करता है। जो 11th पर्सन है, चूँकि ये कवर हो चुका है, 12th ने 11th के साथ हैंडशेक कर लिया है, तो इसलिए जो 11th है वो बाकी के 10 लोगों से हैंडशेक करेगा। इसी तरह 10th पर्सन जो है बाकी के 9 लोगों से हैंडशेक करेगा। 9th पर्सन बाकी के 8 लोगों से,
8th पर्सन बाकी के 7 लोगों से। तो इस तरह से ये अगर ऐड करते जाएं, ये बन गया 21, ये बन गया 30, यहाँ तक 38, और यहाँ तक 45, 45, और 45 और 9 जो है ये 54 बन जाएगा। यानी जो 7th पर्सन है वो 6 के साथ हैंडशेक करेगा, 6th पर्सन 5 के साथ करेगा, 5th पर्सन 4 के साथ हैंडशेक करेगा, 4th 3 के साथ, 3rd 2 के साथ, 2nd 1 के साथ, और लास्ट जो है वो ज़ाहिर है उसके हैंडशेक्स पूरे हो गए। तो अब यहाँ पे अगर आप टोटल करें 21, 30, 38, 45, 51, 56, 60 और ये 66 बन जाता है। तो इस तरह से हम इसमें टोटल हैंडशेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हों तो आप स्टैट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जिन्हें स्टैट्स नहीं पढ़ी है। तो इसके बाद है मर्चेंट बाइज 43/4 टन्स ऑफ स्क्रैप एट RS 20 per kg assuming a 20% wastage at what price per kg must we sell it to earn a profit of 25%। इसे भी हम बोर्ड पे ले जाते हैं। तो बोर्ड पे ले जाके इसे देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो जनाब, मर्चेंट ने ले लिए 4.76 टन ऑफ स्क्रैप। एक टन जो है वो होता है 1000 kg। 1 टन इक्वल्स 1000 kg। 1 टन जो है वो 1000 kg हो गया। तो 4.75 टन्स जो हैं वो होंगे 4750 kg। हमने सीधा सीधा टन्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4.75, ये जो 43/4 है, ये 4.75 टन्स बनते हैं। तो बेसिकली इसने ये लिए 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट जो बनती है, अगर हम 4750 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 95,000। 201 कैरी और ये 95,000 बनेगा। ये टोटल कॉस्ट है। अब हम ये कहते हैं कि 20% इसकी ब्रेकेज है। तो वेस्टेज अमाउंट जो इसमें से 4750 में से 20% अगर देखी जाए तो ये बनती है 950। क्योंकि 4750 मल्टीप्लाइड बाय 20% या 0.2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा 950। तो ये है वेस्टेज, यानी 950 kgs की वेस्टेज होगी। तो 4750 kgs में से अगर हम 950 kgs निकाल दें तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग स्क्रैप जिससे प्रॉफिट मिल सकता है, वो बनेगा 3800 kgs। तो अब ये जो बाकी बचा है, इसको हमने ऐसे रेट पे करना है कि हमें प्रॉफिट 25% मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू होना चाहिए वो डिज़ायर्ड टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के साथ हम 1 + 25% करेंगे। दैट इज़ डिज़ायर्ड रेवेन्यू इक्वल्स टू जो टोटल कॉस्ट है, जो कि थी 95,000, यानी टोटल कॉस्ट
के साथ मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट इज़ 25%। और 1 मतलब हम कहते हैं लेट से 1 हमारी कॉस्ट है, तो 1 रुपी के ऊपर 0.25 जो है हमें प्रॉफिट हो, तो ये 25% बनता है। तो 0.25 1.25 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डिज़ायर्ड रेवेन्यू 1,18,750 आ जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस प्राइस पे जो ये 3,800 kg है इसको बेचेंगे, तो पर केजी कितना बनेगा। टोटल जो अमाउंट हमने लेनी है वो 1,18,750 है। तो केजी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर केजी रेट आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने पे 31.25 पर केजी रेट आ जाता है। सो हमें पर केजी रेट 31.25 रखना होगा ताकि हम 25% प्रॉफिट हासिल कर सकें। सो दैट्स द क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज़ाहिर है कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, सो वो आपने करनी है, लाजमी है। तो इसके बाद है एक्स इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट, दिस कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली डिडक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी जो एक्स है वो अपॉर्चुनिस्ट है, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है। तो इसमें अगर आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ें तो सबसे जो नज़दीक बनती है, एट ऑल स्टेट फंक्शंस एवरीवन हु इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट इज सीटेड इन वन ऑफ द बैक रोज, एक्स इज सीटेड इन द फ्रंट रो एट ऑल स्टेट फंक्शंस। यानी तमाम फंक्शंस में चूंकि एक्स जो है फ्रंट रोज में बैठा होता है, तो ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिस्ट होता है वो हमेशा आगे आगे बढ़ के फ्रंट रोज में ही आ रहा होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बी बनेगी। Questions 94 to 96 are based on the following. All X's are philosophers, no Y's are philosophers. Some philosophers are doctors, some teachers are X's, some doctors are Y's. तो if all women are X's, अगर सारी women X's हों, which of the following must be false? यानी इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि लाजमी फॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑल वुमेन आर एक्सेस, यानी ऑल वुमेन, तमाम वुमेन जो हैं वो एक्स हैं। तो ऑल एक्सेस आर फिलोसोफर्स, ये बात भी साथ है। तो बेसिकली यहाँ पे नो वुमेन आर डॉक्टर्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फिलोसोफर्स का वर्ड है। नो वुमेन आर फिलोसोफर्स, तो ये भी गलत होगा। तो फिर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पहले दो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो रहे हैं। इफ़ ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड, तो इसके लिए हम डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सम एक्सेस आर डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि इफ़ ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड, तो तमाम टीचर्स अगर डॉक्टर हैं तो सम एक्सेस आर डॉक्टर्स, क्योंकि सम टीचर्स आर एक्सेस कहा गया है। तो 96 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा लाजमी ठीक होगा। तो ये है सम टीचर्स आर फिलोसोफर्स। अकॉर्डिंग टू दीज थ्री क्वेश्चंस हम सम टीचर्स आर फिलोसोफर्स कहेंगे। इफ एक्स इज एन एडिटर देन ही मस्ट बी एन इंटेलेक्चुअल, दिस स्टेटमेंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम none but the intellectuals or editors, only editors are in intellectuals, ये गलत है। all intellectuals are editors, ये भी गलत है क्योंकि intellectuals तो कुछ भी हो सकते हैं, editors भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं।
तो लेकिन एडिटर्स जो हैं उसका इंटेलेक्चुअल होना लाजमी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बगैर कोई एडिटर नहीं हो सकता। फैसल मस्ट बी एन एथलीट, ही इज़ ओवर 6 फीट टॉल। फैसल लाजमी एक एथलीट होगा, वो 6 फीट से ज़्यादा है उसका कद। विच चॉइस सपोर्ट दी अबव कंक्लूजन, इनमें से कौन सी चॉइस जो है वो इस कंक्लूजन को सपोर्ट करती है? तो ओनली एथलीट्स आर ओवर 6 फीट टॉल। अब नो पर्सन अदर देन दोज ओवर 6 फीट टॉल आर एथलीट्स। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा दोज ओवर 6 फीट टॉल आर एथलीट्स, यानी हर एथलीट इज 6 फीट से ऊपर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑल एथलीट्स आर ओवर 6 फीट टॉल, यानी सभी 6 फीट हों, ज़रूरी नहीं। ओनली दोज हु आर ओवर 6 फीट टॉल आर एथलीट्स, ये भी ठीक नहीं है। तो ओनली एथलीट्स आर ओवर 6 फीट टॉल, ये ठीक तस्वर होगा। इफ फैसल लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फैसल अगर पहले फ्लोर पे है, देन तनवीर लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। तनवीर सेकंड पे है, तनवीर डज लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, देयरफॉर फैसल डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फैसल मे और मे नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी, फैसल मे और मे नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर आएगा, क्योंकि तनवीर लिव्स डज लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, फैसल लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। देन यानी अगर फैसल फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो तनवीर सेकंड पे रहता होगा। तनवीर डज लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, देयरफॉर। तो अब इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है अगर तनवीर सेकंड पे है तो फैसल फर्स्ट पे ही होगा। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा इन दिस केस। द अकरेंस ऑफ पी कॉजेज द अकरेंस ऑफ क्यू, यानी पी का होना क्यू के होने को ज़ाहिर करता है, और आर पी हैज़ अकर्ड, या आर और पी दोनों हुए हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, बोथ क्यू एंड आर में हैव अकर्ड, यानी क्यू और आर दोनों ही अकर हुए होंगे, क्योंकि अकरेंस ऑफ पी कॉजेज द क्यू और आर, यानी क्यू या आर दोनों की अकरेंस को कॉज करता है। तो पी अकर हो चुका है, तो दैट इज़ के बोथ क्यू एंड आर में हैव अकर्ड, यानी दोनों ही हुए हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये पार्ट एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।